हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। और ऑपरेटिंग सिस्टम की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग की क्या नेसेसिटी है और सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग के कितने टाइप्स हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि जब भी हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस का स्टेट डायग्राम था उसे अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो प्रोसेस के लाइफ टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो टाइम जब हमारा प्रोसेस सीपीयू पे रन हो रहा है, यानी सीपीयू का टाइम कंज्यूम कर रहा है, जिसे हम सीपीयू बर्स्ट कहते हैं। और वो दोस्तों एक वो टाइम जिस समय हमारा जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो किसी भी प्रोसेस का कुछ टाइम इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में लगेगा जिसे हम इनपुट आउटपुट बर्स्ट कहेंगे, या उसका टाइम सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए लगेगा जिसे हम सीपीयू बर्स्ट कहेंगे। तो इसलिए किसी भी प्रोसेस के पूरे लाइफ साइकिल को हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। सीपीयू बर्स्ट पहले तो सीपीयू पे आएगा ना, तो पहले सीपीयू बर्स्ट लगेगा, फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट, फिर सीपीयू बर्स्ट। ऐसे करते करते एंड में कोई भी प्रोसेस सीपीयू बर्स्ट से टर्मिनेट होता है। ऑब्वियसली अगर कोई प्रोसेस सीपीयू को छोड़ रहा है तो जाते जाते वो सीपीयू पे रन होके ही जाएगा। तो स्टार्ट भी सीपीयू बर्स्ट से हो रहा है और एंड भी किससे हो रहा है, सीपीयू बर्स्ट से हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल कि ये कैसे यहाँ पर मैंने किसी प्रोसेस के लाइफ साइकिल को दिखाया। तो स्टार्ट सीपीयू बर्स्ट से, फिर कुछ इनपुट आउटपुट एक्टिविटी किया, फिर सीपीयू बर्स्ट, फिर कुछ इनपुट आउटपुट एक्टिविटी किया एंड सो ऑन। अब जरूरी नहीं कि हर प्रोसेस इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करे ही, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा दिया कि इन जनरल जो कोई प्रोसेस होगा उसमें इस तरह का फेजेस होंगे। कुछ सीपीयू का टाइम लेगा वो, कुछ इनपुट आउटपुट का टाइम लेगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि जब प्रोसेस सीपीयू का टाइम ले रहा है तो उस समय वो सीपीयू पे क्या परफॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। और जब वो इनपुट आउटपुट टाइम ले रहा है मतलब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। ओके, जरूरी नहीं कि इनपुट आउटपुट एक्टिविटी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ ही हो, किसी प्रोसेस के बीच में भी अगर कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोसेस हूं और मैं दूसरे प्रोसेस के मैसेज के लिए वेट कर रहा हूं, उस समय भी मेरा जो टाइम होगा वो काउंट किया जाएगा इनपुट आउटपुट बर्स्ट में। मतलब मैं किसी एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा हूं। आपको याद है वो ब्लॉक्ड हमने स्टेट पढ़ा था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उस डायग्राम को वापस से। तो दोस्तों ये डायग्राम हमने देखा था जिसमें जो ब्लॉक्ड स्टेट है इसमें किन प्रोसेस को डाला जाता था, उन प्रोसेस को जो किसी इवेंट के लिए वेट कर रहे हैं, या वो इवेंट इनपुट आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेड होगा किसी डिवाइस के साथ। आप इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या किसी प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन वो प्रोसेस अभी रेडी नहीं है, तो आपको यहाँ पे ब्लॉक स्टेट में डाला जाएगा। राइट, अब यहाँ पे एक और चीज समझिएगा कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस डायग्राम में कितने टाइप्स के शेड्यूलिंग है, इसे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर लोग टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग में FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जो आगे हम लोग देखेंगे, लोग शेड्यूलिंग का मतलब यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको पहले यह समझना चाहिए कि शेड्यूलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, फिर वो शेड्यूलिंग के जो टाइप्स है उसमें कितने टाइप्स के एल्गोरिथम है, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर पहले आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा ना कि ये जो न्यू स्टेट है, जब प्रोसेस हमने जस्ट क्रिएट किया, उसकी पीसीबी बन गई, तो प्रोसेस हमारा कहां पर है, हार्ड डिस्क में। तो दोस्तों हार्ड डिस्क से हमें प्रोसेस को लाना है रैम में, रेडी स्टेट में। तो रेडी स्टेट रैम के अंदर है, मेन मेमोरी में, और ये हार्ड डिस्क में। तो दोस्तों जो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा प्रोसेस पड़ा हुआ है उसे मेन मेमोरी में लाने का काम कौन करता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो कुछ फैक्टर को देखेगा ना कि भाई किन प्रोसेस को लाना चाहिए, किन प्रोसेस को लाना नहीं चाहिए। कैसे वो डिसाइड करेगा, एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। अब मान लीजिए हमारे पास पूरे सिस्टम में एक ही प्रिंटर है, ठीक है, और ऑलरेडी यहां पर दोस्तों ब्लॉक स्टेट में 5 प्रोसेस ब्लॉक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रिंटर चाहिए था, लेकिन प्रिंटर अभी खाली नहीं है, उसे कोई और प्रोसेस अभी एक्सेस कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा ना, जो यहां से न्यू से रेडी में किसी प्रोसेस को लेकर जा रहा है, जिसे मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर LTS। दोस्तों यहां से जो प्रोसेस को सिलेक्ट करके यहां लेकर जाएगा ना, तो LTS चेक करेगा कि जो भी प्रोसेस मैं भेज रहा हूं क्या उसे प्रिंटर की जरूरत है क्या। अगर दोस्तों प्रिंटर की जरूरत है उसे, तो उसे नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटर की वजह से 5 प्रोसेस ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को देखना होता है कि जिस भी मैं प्रोसेस को भेज रहा हूं क्या वो जाने के बाद ब्लॉक स्टेट को और तो नहीं भर देगा। तो यहां पर उसे बैलेंस करना होता है इनपुट आउटपुट बर्स्ट और सीपीयू बर्स्ट को। मतलब अगर बहुत सारे प्रोसेस इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए यहाँ पे ब्लॉक स्टेट में लग जाए तो दोस्तों सीपीयू पे पता चला कुछ काम नहीं हो रहा है और यही स्टेट पूरा का पूरा भरा हुआ है। और एक सिनेरियो लेते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों ऐसा कुछ है कि हमारे पास जो भी प्रोसेस जा रहे हैं रेडी स्टेट में, वो ज्यादा से ज्यादा सीपीयू पे टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। मतलब ये पूरा जो स्टेट है ये खाली पड़ा हुआ है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी खाली पड़े हुए हैं। तो इस समय अगर ऐसा कोई प्रोसेस आता है जो सीपीयू पे कम टाइम लेगा लेकिन इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में ज्यादा लेगा, तो उस समय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को क्या करना चाहिए, उसे भेज देना चाहिए, क्योंकि वो सीपीयू पे कम लेने वाला है, इनपुट आउटपुट पे ज्यादा लेने वाला है। इस तरह दोस्तों जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ना, उसे दोनों टाइम को बैलेंस करना होता है। इनपुट आउटपुट एक्टिविटी वाले
जो प्रोसेसेस है उन्हें भी बैलेंस करना होता है और जो सीपीयू पे ज्यादा टाइम लेंगे उन्हें भी बैलेंस करना होता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई प्रोसेस है जो उसका पूरा जो लाइफ टाइम है वो 100 सेकंड का है, लेकिन 100 सेकंड में से उसने 70 सेकंड सीपीयू पे लिया और 30 सेकंड इनपुट आउटपुट के लिए लिया, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सीपीयू बाउंड प्रोसेस, मतलब उसने सीपीयू पे ज्यादा टाइम लिया। इसी का दोस्तों अगर हम अपोजिट करें, अगर वो समझो 30 सेकंड सीपीयू पे लेता था, 70 सेकंड जो है वो इनपुट आउटपुट में लेता था, तो उसे हम कहते थे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। तो दोस्तों अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में ज्यादा टाइम ले रहा है एज कम्पेयर टू सीपीयू, तो उसे हम कहेंगे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये जो दोनों टाइम है ना, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस कितने हैं और सीपीयू बाउंड प्रोसेस कितने हैं, ये दोनों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और दोस्तों लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही ये डिसाइड करेगा कि रैम के अंदर रेडी स्टेट में कितने प्रोसेस जा सकते हैं, और रैम के अंदर रेडी स्टेट में एट अ टाइम मैक्सिमम कितने प्रोसेस हैं। इसी को हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो दोस्तों डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एट अ टाइम रेडी क्यू जो है हमारे पास रैम के अंदर, उसमें मैक्सिमम प्रोसेस कितने हो सकते हैं, और ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? एलटीएस। तो दोस्तों एलटीएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर एलटीएस यहां से किसी प्रोग्राम को यहां लेकर जा रहा है, वो वापस छीनेगा नहीं, वो सिर्फ लेकर जाएगा। तो एलटीएस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि वो रैम के अंदर प्रोसेसेस को रख रहा है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो एक टाइप की शेड्यूलिंग आपने यहां देखी, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में। ये भी डिसाइड करना होता है किसे भेजना चाहिए किसे नहीं भेजना चाहिए। तो इसी दोस्तों हम कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। अब दूसरी शेड्यूलिंग आपको यहां दिखेगी रेडी से रनिंग में। दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे रेडी प्रोसेसेस हैं, तो अगर यहां से कोई प्रोसेस सपोज ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, तो किस प्रोसेस को आप यहां से शेड्यूल करोगे? ये शेड्यूल कराने का काम कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। कौन करता है यहां पर? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो दोस्तों जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उसे कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिसीजन लेना होता है कि किसे उसे भेजना चाहिए किसे नहीं भेजना चाहिए। वो सारे फैक्टर्स है क्या, उसी फैक्टर्स के ऊपर दोस्तों हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दूसरी टाइप की जो शेड्यूलिंग आपने देखी वो है रेडी से रनिंग में लेकर जाना। इसे कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसलिए इस शेड्यूलिंग को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग जो है, इसी का दूसरा नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेसेस को सीपीयू पे लेकर जा रहे हो। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग का दूसरा नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग का दूसरा नाम है जॉब शेड्यूलिंग। मतलब आप जॉब्स लेकर जा रहे हो रैम के अंदर कराने के लिए। देखो प्रोसेस को ये कहीं कहीं जॉब भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे हो, मतलब प्रोसेस को लेकर जा रहे हो रैम के अंदर, तो इसी लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग को जॉब शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है इसे सीपीयू शेड्यूलिंग कहा जाता है, क्योंकि आप प्रोसेस को सीपीयू पे लेकर जा रहे हो। तो रैम में लेकर जाओगे तो इसे जॉब शेड्यूलिंग कहेंगे, सीपीयू पे लेकर जाओगे तो क्या कहेंगे? हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहेंगे या शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। ओके, अब यहाँ पर एक और टाइप की दोस्तों शेड्यूलिंग है। अगर आप उसे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो आपको यहाँ पर नोट करने को मिलेगा कि यार अगर बहुत सारे लोग सपोज 5 प्रोसेस एक साथ प्रिंटर के को एक्सेस करना चाहते हैं, तो किसे आप पहले भेजोगे किसे बाद में भेजोगे? या समझो हार्ड डिस्क आपके पास एक ही है, उसमें 50 प्रोसेस लगे हुए हैं, उनको हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करना है, तो किसे पहले भेजोगे किसको बाद में भेजोगे? ये डिसीजन दोस्तों लेना भी एक शेड्यूलिंग ही होता है, और इसे हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग कहते हैं। और दोस्तों ये इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग अलग टॉपिक है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो पूरा फोकस अभी रहेगा इस कोर्स में वो है रेडी से रनिंग में जाने वाला जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। वो मतलब किसी प्रोसेस को रेडी से रनिंग में ले जाने के लिए अगर हम कोई एल्गोरिथम का यूज करते हैं उसे हम किस तरह का एल्गोरिथम कहेंगे? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और दोस्तों इस एल्गोरिथम के कितने टाइप्स है, कौन से फैक्टर हम देखते हैं, ये सब अभी हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा और आगे हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग को भी देखेंगे। तो दूसरा जो दोस्तों शेड्यूलिंग है वो इस स्टेट में है, मतलब यहाँ पे ब्लॉक हुए प्रोसेस को जो भी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक हुए हैं उन्हें कैसे शेड्यूल करना है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा शेड्यूलिंग अच्छे से समझ गया होगा। तो आइए मैं इसे थोड़ा सा क्लासीफाई कर देता हूं कि कितने टाइप्स के शेड्यूलिंग हमने देखे, उसे अच्छे से सिस्टमैटिक वे से देख लेते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग की बात करें तो इस तरह हम टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग को डिवाइड कर सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। क्या होता है ये? द डिसीजन टू ऐड टू द पुल ऑफ प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूटेड। समझ गए? मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि किन प्रोसेस को रन होने के लिए भेजा जा सकता है रेडी क्यू में, राइट। और दूसरा हमारे पास जो शेड्यूलिंग का टाइप है वो है मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। यस, ये मैंने यहाँ पर आपको दोस्तों पीछे नहीं बताया था, मुझे लगता है मुझे फिर से बैक जाके बताना चाहिए। देखिए जब दोस्तों हमारे पास ब्लॉक स्टेट या रेडी स्टेट में एक बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हो जाते हैं सच दैट रैम के अंदर सफिशिएंट स्पेस ही नहीं है कि जो प्रोसेस रन हो रहे हैं वो सक्सेसफुली रन हो पाए, तब क्या करना होता है? तब मीडियट टर्म शेड्यूलर दोस्तों किसी प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट से या रेडी स्टेट से उठाकर हार्ड डिस्क में रख देता है। अगर वो ब्लॉक स्टेट से उठाकर रखे तो उसे हम ब्लॉक सस्पेंड कहते हैं। ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं पहले। या रेडी से रखे अगर हार्ड डिस्क में तो रेडी सस्पेंड हम उसे कहते हैं। तो जो दो पिंक कलर से दिख रहा है ये दोनों के दोनों हार्ड डिस्क के अंदर है, ठीक है। प्रोसेस अगर प्रोसेस इस स्टेट में है मतलब प्रोसेस हार्ड डिस्क के अंदर है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा
कि अगर किसी प्रोसेस को हम रैम से उठाकर हार्ड डिस्क में रख रहे हैं तो कुछ तो देखना होगा ना यार। अगर आपका रैम भर गया है तो आपको रैम खाली करना है, लेकिन किन प्रोसेसेस को उठा के रखोगे? ब्लॉक स्टेट में बहुत प्रोसेस हो सकते हैं, रेडी स्टेट में बहुत प्रोसेस हो सकते हैं, तो कुछ फैक्टर डिसाइड करना होगा ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, उन प्रोसेसेस को रखो जो ज्यादा काम के नहीं है, जिनकी प्रायोरिटी कम है, या उन प्रोसेसेस को रखो जो बहुत देर के बाद अभी एग्जीक्यूट हो करे हुए तो भी चलेगा। अगर आप किसी को ब्लॉक से सपोज ब्लॉक सस्पेंड में ला रहे हो तो उस प्रोसेस को पिक करो जिसकी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी बहुत टाइम के बाद होगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कुछ फैक्टर्स आपको पहले लेने पड़ते हैं, फिर यहां पर डिसीजन लेना होगा कि किसे उठाकर आपको हार्ड डिस्क में लाना है। तो ये काम कौन करता है? मिड टर्म शेड्यूलर, मतलब वही डिसाइड करेगा फैक्टर्स को देखकर कि किसे लेकर आना चाहिए, किसे लेकर नहीं आना चाहिए। और फिर से वापस ले जाने का काम भी, मतलब अगर रैम में जगह खाली हो गया फिर उठाकर भी वापस ले जाने का काम भी मिड टर्म शेड्यूलर करता है, और इसे मिड टर्म शेड्यूलिंग कहते हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको अभी बता रहा था। तो मिड टर्म शेड्यूलिंग में क्या होता है? इट डील्स विद स्वैपिंग ऑपरेशंस। मतलब स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ? रैम से हार्ड डिस्क से रैम, ओके। और जो थर्ड टाइम की शेड्यूलिंग हमने देखी वो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, जिसे मैंने आपको बताया कि डिसीजन हम लेते हैं कि रेडी से रनिंग, यानी रेडी स्टेट रैम से सीपीयू के पास कौन जाएगा। तो डिसीजन एज टू विच अवेलेबल प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, ठीक है। ये सबसे मेन पार्ट होता है कि प्रोसेसर के पास आप किसको भेजोगे, क्योंकि एंड तो वही है ना कि सब कुछ ये सब जो झमेला कर रहे हो कर क्यों रहे हो, क्योंकि एंड में आपको उसे रन कराना है प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेस को। तो दोस्तों किस प्रोसेस को रन कराओगे पहले, यही सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है, और इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पे फोर्थ टाइप बताया वो है इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, जिसमें हमने क्या देखा कि ये ऐसा डिसीजन होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस पेंडिंग इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। अगर एक ही कम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और प्रोसेस बहुत ज्यादा है तो सब तो एक साथ नहीं जा सकते, सब तो एक साथ उसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो कौन पहले कौन बाद में करेगा ये डिसाइड करने का काम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स करते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई अलग से ऐसा शेड्यूलर, मतलब अगर मैं कहूं तो इनपुट आउटपुट शेड्यूलर में बोल सकता हूं, लेकिन दोस्तों वो कैसे डिजाइन होते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग देख रहे हैं, तो इसमें दोस्तों हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग पे पूरा मेन फोकस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एकदम डेप्थ में कि ये जो हमने अभी के अभी पूरे शेड्यूलिंग के टाइप्स देखे ना, तो ये शेड्यूलिंग में जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है ये किन फैक्टर्स को देखकर बनाया जाता है। तो एक और यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ये पूरे एक्टिविटी को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो दोस्तों हम इसे इस तरह कुछ क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, और ये मैंने विलियम स्टॉलिंग से डायग्राम लिया हुआ है, काफी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये आप अंदर वाला ब्लॉक देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा गया है? शॉर्ट टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इन स्टेट्स के साथ डील करता है। किन स्टेट्स के साथ? रेडी से किसी प्रोसेस को रनिंग में लेकर जाना, रेडी से किसी प्रोसेस को रनिंग में लेकर जाना, और अगर कोई प्रोसेस रनिंग से ब्लॉक में चला गया तो तुरंत रेडी से किसी प्रोसेस को रनिंग में लेकर जाना। देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का एक ही काम है, एक प्रोसेस को रेडी से उठाकर किस में लेकर जाना? रनिंग में लेकर जाना। लेकिन वो लेकर कब जाएगा? जब यहाँ पर दोस्तों सीपीयू खाली होगा, रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस निकल जाएगा। कब निकलेगा वो? या तो वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाए तब हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तुरंत यहाँ से रेडी से रनिंग में किसी को लेकर जाएगा, या तो रनिंग से कोई प्रोसेस एग्जिट हो जाए, ओके। तो ये दोस्तों ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के से रिलेटेड जो यहाँ पर स्टेट से वो दिखाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मीडियम टर्म शेड्यूलर लिखा गया है, या मिड टर्म शेड्यूलर बोल दीजिए। तो दोस्तों मीडियम टर्म या मिड टर्म जो शेड्यूलर है वो ये दो स्टेट से रिलेटेड है। कैसे? अगर कोई प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर रेडी से चला आता है रेडी सस्पेंड में, या ब्लॉक से चला आता है ब्लॉक सस्पेंड में, तो यहाँ पर कौन आता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। मतलब मीडियम टर्म शेड्यूलर ये दो स्टेट्स के साथ रिलेटेड है। अगर कोई चीज रैम से यहाँ पर अगर हार्ड डिस्क में आती है, ये दोनों चीज किससे रिलेटेड है? हार्ड डिस्क से। आपको मालूम है ब्लॉक सस्पेंड और रेडी सस्पेंड दे आर रिलेटेड विथ हार्ड डिस्क, राइट। और ये तीनों स्टेट किस में है? या दोस्तों हमारे यहाँ पर जो अपने पास रेडी और ब्लॉक्ड है, ये दोनों के दोनों स्टेट्स रैम के साथ रिलेटेड है। मतलब अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड या रेडी स्टेट में है, मतलब वो प्रोसेस अभी कहाँ पर है? रैम में है। अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड या ब्लॉक सस्पेंड या रेडी सस्पेंड में, मतलब वो प्रोसेस हार्ड डिस्क में है। तो आई होप आपको ये समझ गया कि मीडियम टर्म में ये दो स्टेट को क्यों दिखाया गया, क्योंकि मीडियम टर्म ये दो स्टेट के साथ रिलेटेड, राइट। तो जब हम किसी प्रोसेस को ब्लॉक से ब्लॉक सस्पेंड या रेडी से रेडी सस्पेंड में लाएंगे तो मीडियम टर्म शेड्यूलर यहाँ पे इन्वॉक होता है और वो एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ये देख रहे होंगे कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसके साथ ये दो चीजें एसोसिएटेड है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर याद है आपको क्या करता था? न्यू स्टेट से किसी प्रोसेस को लेकर जाता था किसमें?
रेडी स्टेट में। अगर आपको याद हो, न्यू स्टेट से किसी प्रोसेस को रेडी स्टेट में ले जाने का काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डायरेक्टली न्यू स्टेट से रिलेटेड है। आप सोचोगे यार यहाँ पे एग्जिट वाला क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही देखना पड़ता है कि रैम में कितने प्रोसेस को लेकर जाना है, तो उसे ये भी तो देखना होगा ना कि रैम में जगह खाली है कि नहीं। इसलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एग्जिट स्टेट को मॉनिटर करता है। अगर कोई प्रोसेस एग्जिट हो जाता है और रैम में जगह खाली हो जाती है, तो ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये न्यू से किसी प्रोसेस को कहां लेकर जाएगा? रेडी में लेकर जाएगा। तो ये जस्ट एक ऐसा डायग्राम था समझने के लिए, आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यही समझना है कि कौन सा जो शेड्यूलर है वो कब इन्वॉक होता है। दोस्तों अगर आपको ये समझ गया तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि ये जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म है, इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए? तो दोस्तों इनके नाम फ्रीक्वेंसी के ऊपर रखे गए। किसकी फ्रीक्वेंसी? ये पर यूनिट टाइम में कितनी बार इन्वॉक होते हैं, मतलब कितनी बार ये काम करते हैं। देखो एक बार दोस्तों अगर सपोज एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि सपोज एट ए टाइम रैम में 50 प्रोसेस ये डिसाइड किया गया कि 50 प्रोसेस मैक्सिमम जा सकते हैं। तो एक बार लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने 50 प्रोसेस को भेज दिया, तब वो वेट करेगा कि कुछ वहां पर खाली स्पेस हो जाए, मतलब कोई प्रोसेस अगर एग्जिट हो जाए तब मैं फिर से इन्वॉक करके किसी दूसरे प्रोसेस को रेडी में भेजूंगा। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो क्या करेगा? अगर कोई प्रोसेस सपोज रेडी स्टेट में है और वो रनिंग में गया, समझो टाइम शेयरिंग है जिसमें सारे प्रोसेस के बीच में हमें टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है या शेयर करना है, तो किसी प्रोसेस को रेडी से आप 5 सेकंड के लिए रनिंग में लेकर गए, फिर उसे वापस लेकर आए और किसी दूसरे को फिर से रनिंग में लेकर गए, तो ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ना, इसको बहुत बार इन्वॉक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीपीयू है बहुत फास्ट है। रनिंग स्टेट में दोस्तों सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो सीपीयू क्या कर रहा है, यहाँ पर टाइम शेयरिंग अगर कर रहा है तो एक प्रोसेस को रन कर रहा है, फिर ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का आना पड़ेगा, दूसरे प्रोसेस को भेजना पड़ेगा, फिर रन हो गया दूसरे प्रोसेस को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से, अगर मैं एक टाइम गैप लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टाइम का यहाँ पर इंटरवल लेता हूं 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर 20 बार इन्वॉक हुआ है, तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कम से कम 200-300 बार इन्वॉक होगा। ऐसे मैंने जस्ट ऐसी एग्जांपल लिया, इससे बहुत ज्यादा बार होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है दोस्तों वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कम बार इन्वॉक होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की यहाँ पर बार बार यहाँ पर उसकी नेसेसिटी आएगी, उसकी जरूरत आएगी। पूरा क्लियर है? लेकिन दोस्तों मीडियम टर्म शेड्यूलर की जरूरत कब आएगी? जब आपका रैम भर जाएगा, है ना, जगह नहीं उसमें, तब किसी को स्वैप करने की जरूरत होगी, तब मीडियम टर्म शेड्यूलर आएगा। दोस्तों अगर आप काउंट करोगे ना कि ये कितनी बार इन्वॉक हुआ, ये कितनी बार इन्वॉक हुआ, ये कितनी बार इन्वॉक हुआ, तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा बार ये हुआ, उससे कम ये, उससे कम ये। इसलिए इनका नाम ऐसे दिया गया है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। आई होप आपको लाइन क्लियर है। द नेम सजेस्ट दैट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विद विच देयर फंक्शंस आर परफॉर्म। ठीक है, मतलब कितनी बार वो इन्वॉक होते हैं। और ये जो दूसरा मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड जॉब शेड्यूलर, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग, बिकॉज हम प्रोसेस को सीपीयू पे भेज रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट था कि कितने टाइप्स के शेड्यूलर होते हैं, कितने टाइप्स के शेड्यूलिंग होते हैं, उन शेड्यूलिंग्स को कौन करता है वो भी मैंने आपको बताया। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग को डिसाइड करने के, मतलब अगर हम कोई एल्गोरिथम बना रहे हैं जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग कराएगा, मतलब यहाँ पर जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होगा वो कुछ एल्गोरिथम का यूज करता होगा ना शेड्यूलिंग कराने के लिए, तो वो किन फैक्टर्स को उस एल्गोरिथम, जो भी एल्गोरिथम हम डिजाइन कर रहे हैं वो एल्गोरिथम किन फैक्टर को देखकर डिसीजन लेगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को हम कवर करते हैं।